अगर आप क्लास 10th में हैं तो इन प्रश्नों को जरूर याद करके जाना, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आज हम लेकर आए हैं और इन सारे के सारे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए अंत तक और इन सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपको ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए अंत तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक हमारी इस नई वीडियो पर स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, वो भी क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न किसके होंगे? साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए बने रहिए अंत तक और साथ ही साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरा पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? चलिए ये एक प्रश्न है और ये प्रश्न हमसे 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% किसी न किसी बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है तथा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वो किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात लिखेंगे फिर बात करेंगे। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R/2। R को स्टूडेंट्स हम हमेशा त्रिज्या के रूप में लिखते हैं। R को किस रूप में लिखते हैं? त्रिज्या के रूप में लिखते हैं। और साथ में और आगे बात कर लेते हैं कि जो मेरा F को हम क्या कहते हैं? F को हम फोकस दूरी कहते हैं, F को हम फोकस कहते हैं। इतना याद रखेंगे। चलिए ये देखिए आप लोगों को प्रश्न समझ में आया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मुझे अभी कमेंट में करके बता दें, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसी टॉपिक पर होगी। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की ओर। कि प्रश्न नंबर जो मेरा सेकंड जो है वो क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 देख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि किस प्रकार के दर्पण से सदैव, चलिए किस प्रकार के दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कि किस प्रकार के दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो मेरा उत्तल दर्पण है, चलिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से सदैव कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। स्टूडेंट्स याद रखेंगे। चलिए उत्तल दर्पण से सदैव कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग साथ में एक स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा। यदि अगर आप लोगों के पास कॉपी है तो आप लोग इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें और पूरा का पूरा क्लास को देखें। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए किस प्रकार के दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर कि मेरा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए इस बार हमसे फार्मूला पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स इस फार्मूले को याद रखेंगे क्योंकि जब हम आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो यहीं से ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए जो मेरा U है, साथ में जो मेरा V है तथा F में क्या संबंध है? संबंध लिखो कि गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध लिखो। चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होगा 1/F, 1/F बराबर 1/V और प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1/U। चलिए इतना स्टूडेंट्स समझ में आया और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 मेरा देख लीजिए क्या है। और साथ ही साथ में महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात कर रहे हैं और चैनल पर जो भी छात्र नए हों वो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। मेरा प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? स्टूडेंट्स ये प्रश्न को याद रखेंगे कि जो मेरा ऋणात्मक कौन सा दर्पण है जो ऋणात्मक होता है और किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखेंगे जो मेरा अवतल दर्पण है। चलिए स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो मेरा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। चलिए इतना याद रखें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो स्टूडेंट्स कैसी होती है? धनात्मक होती है। चलिए ये देखिए अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है कि किस प्रकार की फोकस दूरी ऋणात्मक और साथ में तथा किसकी फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो इतने याद रखेंगे। तो ये इसका जो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है और जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना समझ में आया? और अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ने से पहले यदि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक चाहिए तो मुझे अभी ही कमेंट में करके बता दें। तो नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे उन्हीं ही टॉपिकों पर लाए जाएंगे। और चलिए मेरा नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है, चलिए किस दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब वो कैसा दिखाई देता है? सदैव सीधा, आभासी, छोटा दिखाई देता है। सदैव कैसे दिखाई देता है? सदैव सीधा हो, सदैव आभासी हो और साथ ही साथ में छोटा दिखाई देता है। तो मेरा उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण से मेरा कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो उत्तल दर्पण से जो मेरा प्रतिबिंब स्टूडेंट्स दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? याद रखेंगे, हमेशा सीधा दिखाई देगा, हमेशा आभासी दिखाई देगा, हमेशा छोटा दिखाई देगा। तो चलिए इतना याद रखेंगे कि जो उत्तल दर्पण से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो स्टूडेंट्स कैसा? हमेशा सीधा होगा, आभासी होगा, छोटा होगा। इतना समझ में आया? चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। और प्रश्न नंबर, अगर आप लोगों इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए कि जो वस्तु की किस स्थिति में, चलिए वस्तु की किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक व आकार में बराबर प्रतिबिंब बनाता है? ये देखिए प्रश्न है कि वस्तु की किस स्थिति में, चलिए वस्तु की किस स्थिति में, प्रश्न है मेरा कि वस्तु की किस स्थिति में जो अवतल दर्पण का जो वास्तविक प्रतिबिंब है, चलिए अवतल दर्पण का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह आकार में बराबर प्रतिबिंब बनाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसका जो आंसर है, आंसर किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर होता है। जो यानी कि समझ में आया कि कह रहे प्रश्न पहले प्रश्न को समझिए कि वस्तु की किस स्थिति में जो अवतल दर्पण की वास्तविक व आकार में बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो कब बनाता है? जब अवतल दर्पण कहाँ हो? अवतल दर्पण जब वह वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो क्या कैसा आकार बनता है? तब वस्तु की स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक व आकार में बराबर होता है। चलिए इतना याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। मेरा प्रश्न नंबर 7 क्या है कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7, और बिल्कुल भी आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही होगी और सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि एक दर्पण, चलिए एक दर्पण है वो क्या कर रहा है कि एक दर्पण जो है वो वस्तु का सीधा व बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और यह किस प्रकार का दर्पण है? तो याद रखेंगे, यदि अगर कोई दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, वो वस्तु का अगर सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ी आकार का अगर प्रतिबिंब बनाता है, और साथ ही साथ में फिर बात कर लेते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है। जो दर्पण अगर सीधा प्रतिबिंब बनाए और साथ ही साथ में अगर बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वो मेरा अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण कहलाएगा, इतना याद रखेंगे, अवतल दर्पण कहलाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना समझ में आया, वो मेरा कैसे दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण ही कहलाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर बात कर लेते हैं कि मोटर गाड़ी जो होती है, आप लोग बाइक पर बैठे होंगे, बाइक इंग्लिश में इसको बाइक कहते हैं और हिंदी में इसको मोटर गाड़ी ही कहेंगे। मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस प्रकार के परावर्तक का प्रयोग किया जाता है? जो मोटर गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, मतलब जो सर पर जो है लाइट लगी होती है जो जलती है, और जो उस पर किस प्रकार का परावर्तक का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न है, हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए याद रखेंगे अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 कि किस दर्पण में U का मान सदैव धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण में सदैव U का मान धनात्मक होता है। चलिए दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये देखिए 8 और 9, इन दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथ ही साथ में अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं कि क्या है मेरा। और प्रश्न नंबर 10 को देखने से पहले अगर आप लोगों को
किसी भी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट में करके बता दें, अभी ही कमेंट में करके बताएं, अभी ही बिल्कुल कमेंट में करके बताएं। और वो जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो उसी पर ही आधारित होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सड़क पर लगे बल्बों के पीछे किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सड़क पर जो दर्पण जो लगे होते हैं, सड़क पर जो बल्ब लगे होते हैं और उनके पीछे कह रहे हैं किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है और इस दर्पण का एक उपयोग भी लिखो। चलिए मान लीजिए उसके पीछे उत्तल दर्पण का प्रयोग लगा होता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, अब इस दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, दूरदर्शी में भी किया जाता है। इस दर्पण का प्रयोग हम दूरदर्शी में भी कर सकते हैं कि जो मेरा सड़क पर लगे बल्बों के पीछे, चलिए सड़क पर लगे बल्बों के पीछे किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो या और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहले इतना लिख लेंगे और अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। साथ ही साथ में फिर हमसे पूछा गया है कि इस दर्पण का एक उपयोग लिखो, और अगर आप इसका एक उपयोग लिख देते हैं कि इस दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, इस दर्पण का उपयोग दूरदर्शी में भी किया जाता है, तो अब आपको 1 अंक इसका और साथ ही साथ में 1 अंक इसका, ये मिलाकर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए ये आपको मिलाकर 2 अंक आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लेते क्या है कि मेरा कि यदि प्रकाश किरण, चलिए प्रश्न नंबर 11, यदि प्रकाश किरण कांच के गुटके पर कैसे गिरे, यदि प्रकाश किरण कांच के गुटके पर यदि अगर लंबवत गिरे तो अपवर्तन कोण कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा। तो साथ ही साथ में ये हमसे पूछा गया है कि जो यदि अगर जो प्रकाश की किरण जो है अगर वो कांच के गुटके पर कैसी पड़ रही है, अगर वो लंबवत गिरे, साथ ही साथ में तो अपवर्तन कोण पूछा गया है, कांच का अपवर्तन कोण पूछा गया, साथ ही साथ में उसका विचलन कोण कितना होगा। तो याद लिख देंगे दोनों ही शून्य होंगे। उसका जो कांच का गुटके पर अगर लंबवत गिर रही है तो उसका अपवर्तन कोण पूछा गया, और साथ ही साथ में जो उसका विचलन कोण कितना होगा, उसका विचलन कोण भी शून्य होगा, और साथ ही साथ में कांच के गुटके पर लंबवत गिरी तो उसका अपवर्तनांक भी शून्य होगा। इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर, और इतना प्रश्न नंबर ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या है मेरा। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है। चलिए किस रंग के प्रकाश के लिए जो कांच का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जो कांच का जो अपवर्तनांक है, चलिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। इतना याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, और आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है तो प्रश्न नंबर 13 को बढ़ते। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या मेरा कि कांच जो एक कांच हो गई एक निर्वात एवं जल में से प्रकाश की चाल किसमें सबसे कम होती है। चलिए कांच में प्रकाश की चाल सबसे होती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है कि जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो जल्दी से बताइए कि जो प्रकाश की जो चाल जो होती है वो सबसे कम किस में होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर हम जल, मान लीजिए ये आपका जल हो गया और इसमें अगर हम प्रकाश को गुजारें तो क्या होगा, प्रकाश इस सीधी रेखा में निकल जाएगा। चलिए इसमें सबसे तेज मात्रा से इसमें चलिए प्रकाश में निकल गया। साथ ही साथ में अगर हम निर्वात में करें तो निर्वात में भी निकल जाता है। अगर कांच को लाएं, चलिए कांच में क्या होता है कि कांच में क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसमें जो प्रकाश की चाल जो होती है सबसे कम गुजर पाती है, यानी कि प्रकाश की चाल कांच से ज़्यादा नहीं जा पाती है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। और चलिए इतना समझ में आया है। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या है मेरा। चलिए प्रश्न नंबर 14 की अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में शायद क्या संबंध है, तो याद रखेंगे n बराबर 1/sin c। n बराबर 1/sin c को याद रखेंगे। प्रश्न है मेरा कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण c में क्या संबंध है, तो n बराबर 1/sin c। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते 15 प्रश्न देख लेते 15वां कि किस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व छोटा होता है। चलिए
आभासी भी हो, साथ ही साथ में छोटा भी बने। तो कौन सा लेंस है जिससे जो मेरा प्रतिबिंब जो है कैसा दिखे, वो आभासी दिखे, साथ ही साथ में छोटा दिखे, तो वो मेरा अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए अवतल लेंस को याद रखेंगे, अवतल लेंस हो जाएगा मेरा। प्रश्न मेरा कह रहा है कि किस लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, किस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सदैव आभासी, सदैव छोटा होता है, तो अवतल लेंस द्वारा होता है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता का मुझे परिभाषा लिखनी है यहाँ पर। चलिए, लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर हम लेंस की प्रकाश की किरणों को अगर हम अभिसरित करें या फिर अपसारित करते हैं तो और वो करने की क्षमता को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। स्टूडेंट्स इतना याद रखेंगे। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 मेरा देख लेते हैं क्या है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए याद रखेंगे, डायोप्टर होता है। और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है और ये आप लोगों के लिए एक लास्ट वार्निंग है कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको महत्वपूर्ण टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट में करके बता दें। और साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न है मेरा अंत, लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा कि एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखेंगे वस्तु की ओर बनेगा, साथ ही साथ में फोकस व लेंस के बीच में बनेगा। इतना याद रखेंगे, समझ में आया होगा। और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।